Good morning everyone. I am Garima from BSc Chemistry Honors second year. Today I am going to give a presentation on topic infrared spectroscopy. सबसे पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें स्टडी होती है इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें स्टडी करते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस की, विच कॉजेज वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ बोन्स इन द मॉलिक्यूल, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम देखते हैं इंफ्रारेड रीजन्स के बारे में। तीन टाइप के रीजन्स होते हैं इंफ्रारेड रीजन: नियर आई आर, मिड आई आर एंड फार आई आर। नियर आई आर की वेव लेंथ और जो वेव नंबर होता है दैट इज़ गिवन। वेव लेंथ तो होती है 0.8 से 2.5 म्यू एम और वेव नंबर 12,500 टू 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। सिमिलरली हमें मिड आई आर और फार आई आर की वेव लेंथ और वेव नंबर गिवन है। नियर आई आर क्या होता है, जिसमें इंटरफर्ड विद यूवी रेडिएशंस एंड गिव एक्स्ट्रा IVCT बैंड्स ऑन IR स्पेक्ट्रा ड्यू टू डीलोकेशन ऑफ। उसके बाद जो फार आई आर है दैट इज़ ऑल्सो क्लोजर टू रेडियो वेव रीजन एंड समटाइम्स bandly interact and formed extra unwanted band spectra on the IR spectrum। तो ये होता है हमारा फार IR। उसके बाद हम देखते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे डिटेल में। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे पता है हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको बोला जाता है। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विच रिजल्ट इन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। Infrared radiations referred broadly to that part of electromagnetic spectra between visible and microwave region। अब हम देखने वाले हैं मोलिकुलर वाइब्रेशंस के टाइप्स। मोलिकुलर वाइब्रेशंस में एक तो आता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एक आती है हमारी बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग दो टाइप की होती है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। बेंडिंग भी फर्दर दो टाइप्स की होती है, in plane bending and out of plane bending। In plane bending is further classified as a scissoring bending and rocking bending, whereas out of plane bending is classified as twisting bending and wagging bending। The number of bending vibration is usually more than the number of stretching vibration in IR spectroscopy। तो ये एक important point है। यहाँ पे जो हमारा symmetrical और asymmetrical stretching है उनकी फिगर गिवन है। उसके बाद हम डेफिनेशंस देखते हैं, फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं द टाइप्स ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशंस। सबसे पहला था स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जिसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूस चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अब इसके फर्दर दो टाइप्स थे, जो था एक सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वो होती है जिसमें द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। अब जो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है उसमें जो लेंथ है एक बैंड की वो इंक्रीज़ होती है, वेरेज दूसरे की डिक्रीज़ होती है सेम टाइम पे। मतलब एक की इंक्रीज़ हो रही है और दूसरे की सेम टाइम पे सिमल्टेनियसली डिक्रीज़ हो रही है विदाउट चेंजिंग बॉन्ड एंगल। तो ये होती है हमारी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सेकेंड टाइप हमने पढ़ा था बेंडिंग वाइब्रेशंस का, विच इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू एटम्स। सबसे पहला इसमें हमने फर्दर इसको हमने क्लासीफाई किया था इन प्लेन बेंडिंग में और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग में। इन प्लेन बेंडिंग के दो टाइप्स थे, सीजरिंग, रॉकिंग। सीजरिंग क्या होता है, अब इट इज़ द मूवमेंट ऑफ टू एटम्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर, सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज विद टाइम। नेक्स्ट इज रॉकिंग, in which the bond angle is maintained but bond moves within the same plane। बॉन्ड एंगल तो मेंटेन रहता है, सेम रहता है, बट बॉन्ड जो है वो सेम प्लेन में मूव करते हैं। चेंजिंग एंगल बिटवीन अ ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसकी वजह से जो एंगल चेंज होता है बिटवीन अ ग्रुप ऑफ एटम्स।
नेक्स्ट हमने जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग का पढ़ा था उसमें था वैगिंग, जिसमें जो दोनों एटम्स है मूव्स टूवर्ड्स वन साइड ऑफ प्लेन, changing angle between the plane of group of atom. Second था twisting, in which one atom is above the plane and other is below the plane, changing angle between two planes of group of atoms. तो जिसमें क्या होता है, हमारा एक एटम तो अबव द प्लेन मूव करता है, वायरस दूसरा एटम जो होता है वो बिलो द प्लेन मूव करता है, तो वो था हमारा ट्विस्टिंग. अब यहाँ पे हमारे ये फिगर गिवन है सिमेट्रिकल की, एसिमेट्रिकल की. सिमेट्रिकल में क्या होता है, दोनों ऊपर की साइड जा रहे हैं साथ में. ये हमारा एसिमेट्रिकल है, मतलब जिसमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है. इसमें एसिमेट्रिकल में क्या होता है, जिसमें एक की तो जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे देखो ये एक तो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक की इंक्रीज हो रही है, एक की डिक्रीज हो रही है, और ये एक साथ हो रहा होता है ये काम. उसके बाद था हमारा सीजरिंग में क्या था कि या तो दोनों एक साइड मूव कर रहे हैं, टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, या फिर दोनों अवे मूव कर रहे हैं. यहाँ पे देखो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा सीजरिंग का एग्जाम्पल हो गया. उसके बाद था हमारा रोकिंग का एग्जाम्पल. रोकिंग में क्या था, जिसमें बॉन्ड एंगल जो मेंटेन्ड रहता है बट बॉन्ड्स जो हैं सेम प्लेन में मूव करते हैं. देखो ये एक ही प्लेन में मूव कर रहे हैं इस साइड, तो ये था हमारा रोकिंग का एग्जाम्पल. उसके बाद हमने देखा वैगिंग और ट्विस्टिंग. वैगिंग में हमारा क्या हो रहा था, दोनों एटम्स एक ही साइड पे मूव कर रहे थे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है यहाँ पे. दूसरे में क्या था ट्विस्टिंग में, कि जिसमें एक एटम अबव द प्लेन और दूसरा एटम बिलो द प्लेन मूव कर रहा था, तो वो है हमारा ट्विस्टिंग का एग्जाम्पल. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम ये सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1/2πc√k/μ. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमारा आगे जाके काम आता है. यहाँ पे जो ये म्यू की वैल्यू होती है वो होती है m1 × m2 बाय में m1 + m2. दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द वाइब्रेशन ऑफ अ बैंड. जो इक्वेशन है वो वाइब्रेशन ऑफ बैंड को डिटरमाइन करती है. यहाँ पे जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ये सेंटीमीटर यूनिवर्स में है. सी यहाँ पे हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कि हमारा फोर्स कांस्टेंट है डाइन्स पर सेंटीमीटर में. ये साथ में इनकी यूनिट्स भी गिवन हैं. और तो यहाँ पे अब दे रखा है कि जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड्स है उसकी हायर के की वैल्यू होती है. तो ये ऑर्डर दे रखा है के की वैल्यू का. अब यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्मूला में हमने पढ़ा m1 m2, मतलब m यू कैन से m जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, और म्यू जो ये नीचे था फॉर्मूला में वो था हमारा रिड्यूस्ड मास. यहाँ पे ये के की वैल्यू गिवन है सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए. तो देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड डबल के लिए, फिर थर्ड सिंगल के लिए है. तो वही ऑर्डर है ये यहाँ पे जो गिवन दे रखा था हमें. अब ये फॉर्मूला है, इसमें बता रखा है कि जो हमारा पाई सी 1/2πc, ये तो हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए, ये तो चेंज नहीं होंगे. लेकिन हमारा जो के है और म्यू है ये चेंज होगा. तो इसके चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी. तो अगर हमारा के लार्जर होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है. और अगर हमारा म्यू की वैल्यू लार्जर होगी, मतलब एटॉमिक मासेस ज़्यादा होंगे, तो फ्रीक्वेंसी हमारी लो हो जाएगी, क्योंकि जो म्यू है और जो हमारा ये एटॉमिक मास है ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड हैं. तो ये यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रखी है ये चीज़. अब हमें यहाँ पे दे रखी है ये कार्बन कार्बन डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड के लिए के की वैल्यूज़. ये नीचे वो तो के की वैल्यूज़ हमने जो पढ़ी थी वो दे रखा है कि ऐसे हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाते हैं सिंगल से, तो के की वैल्यू इंक्रीज़ होती है. और जैसे हम CH, फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, तो ऐसे हम मूव करते हैं इस ऑर्डर में, तो हमारी म्यू की वैल्यू इंक्रीज होती है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ IR स्पेक्ट्रा. IR स्पेक्ट्रा क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल प्लॉट ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर्स.
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के, या फिर एब्जॉर्प्शंस भी बोल सकते हैं हम, तो उनके बीच का ये रेशो होता है ट्रांसमिटेंस का और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे इस साइड वाई एक्सिस पे हमारी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस होती है और नीचे की साइड हमारे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वेव नंबर में। तो ये हमारा ये प्लॉट गिवन है जिसको हम आईआर स्पेक्ट्रा बोलते हैं। आईआर स्पेक्ट्रा जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन और एक होता है फिंगरप्रिंट ग्रुप रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन की जो रेंज होती है वो होती है 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, और फिंगरप्रिंट की होती है 1500 से 500 सेंटीमीटर इनवर्स। जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है वो आइडेंटिफाई करता है फंक्शनल ग्रुप को विद द कंसिक्वेंस ऑफ चेंजिंग stretching vibration, only stretching mode of a vibration, so this region contain few peaks. The pattern of peaks is easy to analyze because stretching varies within a narrow range, therefore we get sharp, broad, strong and medium peaks. अब फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है वो क्या करता है, इट आइडेंटिफाइज द exact molecule within the consequence of changing bending vibration. Stretching and bending both are occurred, but bending is more than stretching. Bending ज़्यादा होती है stretching से. The pattern of peaks is more complicated due to the complex vibration which creates a unique IR band to डिस्टिंग्विश्ड कंपाउंड्स। तो इसमें हमें क्या मिलते हैं, शार्प एंड वीक पीक मिलती हैं। उसके बाद हमें एक और चीज़ गिवन है कि जो हमारी टी मतलब ट्रांसमिटेंस जो होती है वो 1/L के इन्वर्सली, मतलब 1/L ट्रांसमिशन जो होती है, सॉरी, वो किसके इक्वल होती है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बाय में इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये उसका दोनों का रेशियो होता है। और जो हमने पढ़ा था वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो हमारी वेवलेंथ के 1/, वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। अब है पीक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दो टाइप से हम बता सकते हैं, शेप विड्थ ऑफ पीक और एक इंटेंसिटी दैट इज हाइट ऑफ पीक। शेप में एक होता है ब्रॉड, एक होता है हमारा शार्प। ब्रॉड किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है और द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। और जो हमारी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी में 3 टाइप का हो सकता है, जो कि मतलब इंटेंसिटी हाइट ऑफ पीक 3 टाइप की हो सकती है। क्या था, एक तो स्ट्रॉन्ग, एक मीडियम, एक वीक। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बैंड ज़्यादातर वाई एक्सिस को स्ट्रॉन्ग बैंड कवर कर लेता है। मीडियम बैंड जो है इट फॉल्स अबव हाफ ऑफ द वाई एक्सिस, और जो वीक बैंड होते हैं वो 1/3 और लेस ऑफ द वाई एक्सिस को कवर करते हैं, ठीक है, या फिर यू कैन से फॉल करते हैं। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द पीक इंटेंसिटी। डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है इंटेंस पीक के, मतलब जितनी डाइपोल मूवमेंट उससे हमारी जो इंटेंसिटी है पीक की वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या फैक्टर्स हैं, सबसे पहला है सिमिट्री। सिमिट्रिक कंपाउंड्स डू नॉट पोजेस डाइपोल मूवमेंट्स एंड आर IR इनएक्टिव। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं सिमिट्रिकल एसिटाइलिन का, ये एग्जाम्पल गिवन है। तो सबसे पहला है सिमिट्री का, जिसमें हमें एग्जाम्पल के थ्रू फर्स्ट फैक्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर है फर्मी रेजोनेंस का। फर्मी रेजोनेंस में क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ बैंड। मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना कि ये शिफ्ट होगा एनर्जी में और इंटेंसिटी ऑफ बैंड में, वो ये उसमें रिजल्ट करता है। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं ओवरटोन ऑफ CH deformation mode at 1400 centimeter inverse is already in Fermi resonance with the stretch of same band at
2800 centimeter inverse. The third point is hydrogen bonding. Hydrogen bonding bring about remarkable downwards frequency shift. इंटरमोलिक्यूलर जो होती है उसके हमें ब्रॉड बैंड्स मिलते हैं और इंट्रामोलिक्यूलर के हमें शार्प बैंड्स मिलते हैं. फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक effect. Electronic effect such as inductive, mesomeric and field effect may cause shift in absorption band due to the change in absorption frequency. इसका जो एग्जाम्पल है वो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट. अगर हम ले तो उसमें एसीटोन और क्लोरो एसीटोन ले सकते हैं. इसमें ये दे रखा है कि इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में चेंज है. मीज़ोमेरिक में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एसीटोफिनोन एंड पैरा अमीनो एसीटोफिनोन का ले सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज IR स्पेक्ट्रा. हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रा को. IR spectra is not generally used to determine the whole structure of an unknown molecule. But IR spectra is great for identifying certain specific group को identify करने में ज़्यादा यूज़ होता है. Here an overview of IR window from 4000 to 500 centimeter inverse with various region of interest highlights. यहाँ पे इसमें ये दे रखा है इस रेंज का. Basically 80% of most of useful information for our purpose can be obtained by looking at 3600 to 1600 centimeter inverse specific area of spectrum. Rimming forest of peak from 500 to 1400 centimeter inverse जो कि fingerprint region होता है, comparatively less useful होती है ये. अब हमें यहाँ पे एन इवन मोर कंप्रेस्ड ओवरटोन लुक्स लाइक दिस. यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं. पीक्स टेकन प्लेस बिटवीन सेंटीमीटर इनवर्स. सेकंड जो पार्ट है वो है कॉमन सिंबल्स ऑफ बॉन्ड और एग्जाम्पल ऑफ बॉन्ड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अगर हमारा OH बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है तो उसकी जो पीक है वो इस रीजन में लाई करेगी 3600 टू 2700. अगर CN डबल बॉन्ड O बॉन्ड है तो उसकी पीक जो है वो 3700 टू 1900 में लाई करेगी. CO और कार्बन डबल बॉन्ड है तो 1900 से 1500 में लाई करेगी. CO बॉन्ड और कार्बन बॉन्ड तो उसमें 1500 से 1000 तक लाई करेगी. ठीक है. हेयर X सिंबल विल बी, जो यहाँ पे ये X सिंबल दे रखा है वो ऑक्सीजन का दे रखा है और कार्बन C या फिर नाइट्रोजन के लिए हम ले सकते हैं. जोन 1 के लिए जो है जो हमारी OH बॉन्ड स्ट्रेचिंग होगी जोन 1 के लिए वो होगी 3650 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स पे. शार्प इंटेंसिटी के बैंड मिलेंगे और ब्रॉड मिलेंगे यू एलोंगेटेड शेप के. सेकंड टर्मिनल एल्काइल स्ट्रेचिंग जो है वो 3340 टू 3250 सेंटीमीटर इनवर्स और स्ट्रोंगर और शार्पर पीक्स के बैंड मिलेंगे. नेक्स्ट अगर हम NH बॉन्ड स्ट्रेचिंग की बात करें तो इसमें ये अकर होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के लिए. प्राइमरी अमीन्स के लिए अगर हम बात करें तो स्ट्रेचिंग होती है 3500 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स. 2 सिग्नल होते हैं. दीज आर मीडियम इन इंटेंसिटी एंड ब्रॉड पीक्स. यहाँ पे मीडियम इंटेंसिटी और ब्रॉड पीक होती हैं. सेकेंडरी अमीन्स की बात करें तो उसमें भी यही स्ट्रेचिंग है लेकिन यहाँ पे एक सिग्नल के लिए. 4 दीज आर वीक इंटेंसिटी एंड शार्प शेप. अगर हम डबल बॉन्ड कार्बन और H डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और उसके साथ H अटैच्ड है, CH स्ट्रेचिंग की बात करें तो वो 3100 पे होती है विद वीक इंटेंसिटी एंड शार्प पीक. CH स्ट्रेचिंग जो होती है वो होती है 2900 से 2800 विद मीडियम इंटेंस एंड शार्प पीक्स.
अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो आउट ऑफ प्लेन CH बेंडिंग पीक जो होती हैं वो 900 से 690 सेंटीमीटर इनवर्स पे होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट जोन 2, ए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग एट 2200 to 2000 with variable intense and sharp peak. Carbon nitrogen bond stretching at 2260 to 2220 centimeter inverse with variable intense and sharp peak. जोन 3 की बात करें तो जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेचिंग पीक होती है फॉर एल्डिहाइड के लिए, कीटोन्स के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर्स के लिए ये गिवन है, ये इतनी इनके लिए होती है। अगर हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग पीक्स की, कौन से जोन की बात करें हम, जोन नंबर 3 की, तो उसमें होती है 1660 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेचिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होती है 1510 से 1450 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं हम, जोन नंबर 4। फॉर जोन 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेचिंग we get peaks at 1200 to 1000, CO bond stretching peaks at 1150 to 1000 centimeter inverse. Next is applications of IR spectroscopy. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमने इतने सारे टॉपिक्स IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़े, तो इसके कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशंस होंगी, कुछ ना कुछ यूजेस होंगे। ऑफ कोर्स जिसके यूजेस होते हैं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो उसकी होती हैं, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं इसका कुछ यूज़ होगा, इम्पोर्टेंस होगी, तभी हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस गिवन हैं हमारी केमिस्ट्री के अंदर। तो जैसे कि फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंस रखती है। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में हेल्प करती है, स्टडिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में ये डिफ्रेंशिएट कर सकती है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की स्टडी कर सकते हैं हम इससे, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की स्टडी कर सकते हैं, कन्फर्मेशन एनालिसिस हम इसका यूज़ करके कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन कंपाउंड्स, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं कंपाउंड्स में उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं इससे, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सैंपल, मतलब कोई भी हमारे पास सैंपल है उसमें वाटर प्रेजेंट है या नहीं है तो उसको हम देख सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को हम चेक कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ऑफ कोर्स अगर इसकी एप्लीकेशंस है तो लिमिटेशंस तो होगी, चाहे एक लिमिटेशन हो, तो जो कुछ लिमिटेशंस भी इसकी गिवन है हमारी, जैसे कि लिमिटेशंस जो है वो ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं डिटरमाइन कर सकती कंपाउंड का, ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन मॉलिक्यूल नहीं बता सकती कि भाई किसी मॉलिक्यूल में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो फंक्शनल ग्रुप इसी जगह पे प्रेजेंट है, ये नहीं बता सकती इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द सिंगल IR स्पेक्ट्रा ऑफ अननोन सब्सटेंस, हमारे पास कोई अननोन सब्सटेंस है, उसका IR स्पेक्ट्रा है अननोन सब्सटेंस का, तो उससे हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो प्योर कंपाउंड है या उसमें मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड है, तो ये नहीं पता लगाया जा सकता IR स्पेक्ट्रा से, मतलब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें भी यूज़ नहीं होती। उसके बाद है 4th पॉइंट, सैम्पल सेल आर मेड ऑफ हेलोजन सोल्ट्स विच आर ससेप्टिबल टू मॉइस्चर, तो इसके बारे में भी ये हमें नहीं बता पा रही। उसके बाद है गैस सैंपल कैन नॉट बी एनालाइज्ड एज द लैक ऑफ सेंसिटिविटी, तो ये हमारी कुछ एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस थी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, क्योंकि हमने इसमें चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स पढ़े, तो ऑफ कोर्स ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं उस टॉपिक की, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो उनको भी पढ़ना ज़रूरी होता है। सो here we have covered all the topics of
syllabus of IR spectroscopy. Thank you.